हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर। 20 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसकी आंसर कीज हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, और ये पेपर आपको इजीली मिल जाएगा और एप्लीकेशन से भी ये पेपर आप ले सकते हो, ऐप से, सीजी के ऐप से न्यू अभी बना है। और ये आपका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर तक ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पेपर का। तो इसमें टेंटेटिव आंसर कीज हैं और इसमें आंसर कीज में 100% तो नहीं है, लेकिन कोशिश किया है कि आंसर्स करेक्ट हों। लेकिन आप भी अपने लेवल पे जिस पे भी डाउट है क्वेश्चन, एक बार कमेंट जरूर करना कि किस किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं राइट आंसर की तरफ। और जो भी आंसर में लगेगा आपको कि डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, क्योंकि एक इंडिविजुअल एफर्ट्स सीजी की जो टीम है पूरा एफर्ट्स किया है, लेकिन आप लोग फिर भी देखना कि अगर कोई आंसर गलत रहता है तो कमेंट करिएगा। चलिए, जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, अपनी आंसर भी चेक कर लीजिएगा कितना है, क्योंकि लेवल भी आपको पता लगेगा कि किस लेवल के। लास्ट में हम लेवल के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ये कवर हो जाए 100 क्वेश्चन। ठीक है, और यही 100 क्वेश्चन अब देखिएगा कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में भी रिपीट होंगे शायद। ठीक है, चलिए, पहले क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो 1/2 है, 1/2। और जो 95% कॉन्फिडेंस का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट मीन। और उसके बाद और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन 24 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मीडियन की वैल्यू पूछ रहा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछ रहा है तो मीन इक्वल टू जो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन 24 है तो अल्टीमेटली मीडियन भी 24 होगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट का आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, 15, 20 थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि सोल्यूशन भी आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर है 15, 20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ बेस पीरियड। तो बेस पीरियड वही ए एंड बी करेक्ट है। ठीक है, मस्ट भी नॉर्मल पीरियड होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिस्टेंस करेंट ईयर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द फर्म ओलिगोपोली मार्केट। थोड़ा डाउट था कि कुर्नो का मॉडल होगा या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा, लेकिन कुर्नो का जो मॉडल है वो ड्यूपोली का मॉडल है और यहाँ ओलिगोपोली पूछा हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के, और हो सकता है फिर और में रखा हुआ है कुर्नो का, लेकिन सेकंड नंबर पे कुर्नो का हो सकता है। अगर कुर्नो आपने किया है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कुछ राइट होने की। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ईजी है, केज ने दिया है। उसके बाद कंपैरेटिव कॉस्ट, ईजी है, डेविड रिकार्डो। उसके बाद टारगेट पूछ रहा है। ठीक है, टारगेट फॉर इन्फ्लेशन, 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। टारगेट फॉर इन्फ्लेशन, सो 4% का टारगेट है इन्फ्लेशन का और ±2। चलिए, उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। और उसके बाद, और हाँ, कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद जो भी जैसे क्वार्टर डेविएशन है। ठीक है, उनमें से पूछ लेता है सीक्वेंस कौन सा है, तो सीक्वेंस भी कर लेना। विच ऑफ द फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड इक्वल होती है, तो नॉर्मल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द टाइम सीरीज। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है तो साइक्लिकल और सेक्युलर दोनों में थोड़ा डाउट था, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं सेक्युलर की हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि साइक्लिकल भी हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो 0। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होता है, 0। ठीक है, बेल शेप्ड होता है, तो स्क्यूनेस कहाँ से आएगा उसमें। ये क्वेश्चंस वहाँ पे गलत हो गया था जब हम लोग 50 क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसको ठीक कर लेना। मिनिमाइजेशन राइट आंसर है। ठीक है, सो दैट इज प्राइमल का मतलब मैक्सिमाइजेशन और ड्यूअल दैट इज मिनिमाइजेशन। चलिए, कमोडिटीज विच हैव न्यूमेरिकली हाई ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें थोड़ा सा डाउट था, ये क्वेश्चन किस वे में पूछ रहा है। ठीक है, इसका लग्जरी या फिर सब्सिट्यूट, ये किस वे में पूछ रहा है क्वेश्चन, ये समझना जरूरी है। कमोडिटीज विच हैव न्यूमेरिकली हाई ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस ऑन, जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसके प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, उसके साथ साथ उस चीज़ की जो परचेजिंग है या फिर डिमांड है, कितनी उसकी इलास्टिसिटी है या कितनी रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है, कम है। तो लग्जरी गुड्स भी लगता है कि प्राइस ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, अपनी प्राइस गुड्स की जो ये पूछ रहा है हाई है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूट को देखोगे उसमें भी ज़्यादा हाई रहती है एज कम्पेयर टू लग्जरीज, तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट पूछ रहा है, थ्योरी ऑफ रिबिल्ड प्रेफरेंस अप्रोच कंज्यूमर डिमांड एनालिसिस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कंज्यूमर प्रेफरेंस गिवन हर कंजप्शन चॉइसेस।
चलिए नेक्स्ट है स्लस्की इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और 19th क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हेन ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। एक ही कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूछता तो ये हॉरिजॉन्टल या डाउनवर्ड भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन एक ही कॉम्बिनेशन पूछ रहा है तो एल शेप्ड। और एक कब बनता है, जब कॉम्प्लीमेंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेप ऑफ कन्वेंशनल शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी। नेक्स्ट, इफ द फर्म्स जॉइंट आउटपुट of different goods is less than the sum of output of these goods produced by separate firms, so each producing single product। तो जब दोनों फर्म्स आपस में प्रोडक्शन कर रही हैं ए और बी तो कम प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन सेपरेट कर रही हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट है कमोडिटीज विच हैव न्यूमेरिकली हाई ऑन प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, बिल्कुल फिर रिपीट कर दिया है, तो उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट के हिसाब से नॉन ऑफ द अबव। लेकिन आपका क्या है इसमें क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, ये जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। लग्जरी है या फिर सब्स्टिट्यूट है। चलिए नेक्स्ट, हो सकता है कि गिफन में भी, क्योंकि कमोडिटीज हैव न्यूमेरिकली हाई ऑन प्राइस इलास्टिसिटी बोला है। प्राइस इलास्टिसिटी देखो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव। रिस्पॉन्सिवनेस है, वो प्राइस कम हो सकता है कि जो आपका प्राइस के साथ आपके जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम रिस्पॉन्सिवनेस हो, कम ज़्यादा या बढ़े, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस के थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा होने से क्वांटिटी डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े या घटे। चलिए नेक्स्ट है अ मार्केट विद ओनली वन बायर एंड ओनली वन सेलर, तो बायलेटरल है। और नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ विच फॉलोइंग ओलिगोपोली मॉडल टू टेक देयर डिसीजन साइमल्टेनियसली, तो स्टेकलमर मॉडल है साइमल्टेनियसली, बल्कि कुर्नो का मॉडल में क्या होता है, एक फर्म प्रोडक्शन करता है और दूसरा फर्म तब तक वेट करता है या फिर साइमल्टेनियसली नहीं करता। चलिए नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस प्राइस और क्वांटिटी एडजस्टमेंट इन वन मार्केट कॉज प्राइस एंड क्वांटिटी एडजस्टमेंट इन अदर मार्केट, तो स्पिल ओवर इफेक्ट हो गया। और नेक्स्ट है पैरेटो ऑप्टिमल की कंडीशन है जब अलोकेशन यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय विदाउट हार्मिंग द यूटिलिटी ऑफ अदर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आई थिंक क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो राइट आंसर है इसका इम्पैक्ट ऑफ कंपैरेटिवली ओवर स्टेटेड पूछ रहा है कि चलिए पढ़ लेते हैं। इफ एक्साइज ड्यूटी इज रेज ऑन पेट्रोल एंड कंसिडरिंग दैट पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों चीज़ें, पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स। तो जैसे ही इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। सो पूछ रहा है कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ राइज एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में और कंपैरेटिवली जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या क्या इफेक्ट आएंगे। तो जो पार्शियल इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही चीज़ स्टडी हो रही है वहाँ पे, या तो डिमांड होगी या फिर सप्लाई होगी, तो ओवर स्टेटेड हो रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ओवर स्टेटेड अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट है CS प्रोडक्शन फंक्शन, तो कांस्टेंट इलास्टिसिटी होती है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन इक्वेशन इलास्टिसिटी डिमांड -4 और मार्जिनल कॉस्ट है 9, तो बता रहा है कि इसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है वो क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो 12 है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन फॉर द सजेस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू, ठीक है, रियल वेज या फिर किसी सेंस में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, और कर दो इसको प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है अंडर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थिंकिंग सेविंग इज फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। और केंजियन इकोनॉमिस्ट बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज, लेकिन केंज बात करता है वैसे जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है तो 1, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहता है कि 1 होना चाहिए, लेकिन केन्स के अकॉर्डिंग शायद ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें भी आप और करके चलिए ग्रेटर देन 1 या फिर 1, ठीक है। या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 अंडर द मिल्टन फ्रीडमैन्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इंक्रीज ट्रांजिट इनकम, ठीक है। यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इनकम परमानेंट कंजम्पशन के बीच में ट्रांजिट कोरिलेशन होता है, तो नो चेंज इन सेविंग एंड कंजम्पशन। इस क्वेश्चन में स्टार है, ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होना चाहिए वो आप बता दीजिएगा, ठीक। लेकिन हमने क्या रखा हुआ है नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक्यूरेट कुछ लगा नहीं, क्योंकि इसमें बात कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी तो कांस्टेंट रहती है QTM में, लेकिन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कह रहा है जैसे ही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बढ़ता है तो सीधा इफेक्ट करता है प्राइस को, ठीक है।
तो प्राइस बढ़ता है, तो इसमें वो कहीं दिखा नहीं, तो नॉन ऑफ द होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, इन केंजियन डिमांड फॉर मनी सेज दैट रियल मनी बैलेंस इज अ फंक्शन ऑफ। रियल मनी बैलेंस बोल रहा है फंक्शन किस चीज़ का है? अगर हम बात करें ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, ये तो फंक्शन है इनकम का। और अगर हम बात करें स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, ठीक है, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, तो वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 36, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, तो उससे क्या होगा? ठीक है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू और फॉल इन हाई पावर मनी, तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी मनी अगर बढ़ाएगा, एसएलआर बढ़ाएगा, रिजर्व बढ़ा रहा है मतलब, तो दोनों ही करेक्ट होना चाहिए, ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर रूट अंडर बॉमल्स की जो थ्योरी है वो क्या करता है? डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस इज अ फंक्शन ऑफ, दोनों की बात करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम। चलिए फ्लिप कर्व, इजी क्वेश्चन है, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगेन स्टार क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ मनी डिमांड अंडर द मोनेटरिस्ट अप्रोच। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसमें से क्या होगा ये आप लोग कमेंट करना, लेकिन परमानेंट इनकम रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यार परमानेंट इनकम जो हाइपोथेसिस है वो मिल्टन फ्रीडमैन का ही है, लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है, लेकिन आपका क्या आंसर है? ये स्टार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ मनी स्टॉक और मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो करेंसी डिपॉजिट रेशो। क्वेश्चन नंबर 41 है, आईएसएलएम फ्रेमवर्क में, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई होगा तो क्या होगा? फॉल इन इंटरेस्ट रेट एंड राइज इन आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका, दैट इज राइज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट कह रहा है, मतलब जो लॉन्ग रन में कह रहा है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ होता है तो प्राइस बढ़ेगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। 43, एक्सपेंशन ऑफ मॉनेटरी बेस। ठीक है, इसका भी स्टार है, क्या होना चाहिए? मॉनेटरी बेस बढ़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है इसका, थोड़ा कमेंट करिएगा। एंड 44, अंडर द रियल बैलेंस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड इन लॉन्ग रन लॉन्ग लिव्ड प्रोडक्टिविटी शॉक्स? कैपिटल। और फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, शॉर्ट रन नेचर ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप कर्व फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट? तो केंज और हिक्स। उसके बाद है सरप्लस वैल्यू कॉन्सेप्ट, कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ एचडीआई? तो इनइक्वालिटी नहीं पूछता, इनकम इनइक्वालिटी। इनोवेशन की थ्योरी जुड़ी हुई है जोसेफ शुम्पेटर से, और सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट मेडल से, मेडल। और नेक्स्ट है, एज पर द ग्रोथ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रॉबर्ट सोलो, एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजी के बिना, मतलब जो टेक्नोलॉजी एक्सोजीनियस फैक्टर है उसको उसके बिना, इन विच द फॉलोइंग ग्रोथ पर कैपिटल इनकम डज स्टेगनेट? तो राइट आंसर है स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, इफ द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, बस पहले ही आ गया आंसर, आर्थर लुईस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जस्टिफिकेशन ऑफ द पॉपुलर यूज ऑफ कंजप्शन बेस्ड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग पॉवर्टी एज कंपेयर टू इनकम बेस्ड इंडिकेटर? तो जो राइट आंसर होना चाहिए शायद दैट इज कंजप्शन। बाकी ये स्टेटमेंट बेस्ड में इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए, तो इसका हम लोग प्री डिसाइडेड आंसर नहीं है, तो इसमें आप बोल नहीं सकते कि यही आंसर ठीक होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डज टेक इनटू अकाउंट नॉट ओनली डिस्टेंस सेपरेटिंग द पुअर फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन बट ऑल्सो इनइक्वालिटी? ठीक है, थोड़ा सा इसकी स्टडी करना। तो राइट आंसर हमें स्टडी करने के बाद लगा, दैट इज स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो लास्ट 5th 5 ईयर प्लान था वो किस में हुआ? अभी 2012 से 17 तक 12th 5 ईयर प्लान। अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर कुछ भी दे सकता है पंजाब जो हायर एजुकेशन बोर्ड है, तो इसका मान के चलिए, स्टार मान के चलिए। एक कंडीशन दे रहा है कि मैनी पुअर कंट्रीज इन सब सारन अफ्रीका कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन डब्ल्यूटीओ, पोस्ट डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ को कोई फायदा नहीं हुआ इन कंट्रीज में,
कौन सा एक मेजर कारण नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो तीनों को पढ़ने के बाद कोई डिस्कशन मतलब या कोई एक्यूरेट आंसर नहीं आया, तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर आप बोल सकते हो नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट है, टैक्सेस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ गुड्स असेट्स। गुड्स असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कौन सा टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज नॉट ऑन द एजेंट फ्रॉम द टैक्स इज कॉल्ड। एक्चुअल मतलब शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो शिफ्ट हो रहा है तो कौन? इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स। नेक्स्ट है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड्स, सो ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, तो कवर्ड नहीं है पेट्रोल एंड डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कैपिटल रिसिप्ट? नॉट, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट गुड्स, तो हेल्थ केयर जो है मेरिट गुड्स है। नेक्स्ट, द एफआरबीएम एक्ट stipulates that gross fiscal deficit, ठीक, तो gross fiscal deficit FRBM Act that is 3%। ओके, नेक्स्ट है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला पूछ रहा है, यूजीसी नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो इसका रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू पूछ रहा है टू इकोनॉमिक ग्रोथ और चेंज, सो जो टैक्स इलास्टिसिटी है इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सिंपल पूछ रहा है कि ट्रेड का अगर फायदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ऑफर कर्व सबसे पहले किसने दिया? बोल रहा है एजवर्थ एंड मार्शल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीक फॉर्म फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज फर्स्ट। और उसके बाद है 69 क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एमपीसी है 0.6, रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे काम तो नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और एमपीआई है 0.1, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर है 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ बैलेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इम्प्लाई द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट इज इनकैपेबल टू ब्रिंग लास्टिंग चेंज इन द बीओपी। तो इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा है जिसमें आप लोग डिवैल्यूएशन भी करोगे और उसका फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। अब्सॉर्प्शन अप्रोच मानता है ऐसा, इलास्टिसिटी अप्रोच भी मानता है ऐसा, डिवैल्यूएशन से फायदा, लेकिन मोनेटरिस्ट ऐसा नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रिलेमा, ठीक है। आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रिलेमा फेस्ड इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर ऑफ कन्वेंशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। मुंडल फ्लेमिंग का मॉडल आपने पढ़ा होगा, सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचओ थ्योरी मॉडल, सो इंपोजिशन ऑफ टैरिफ विल रिजल्ट, तो जो इसका बी है ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, प्रैक्टिस पूछ रहा है कि जिसमें होम कंट्रीज, ठीक है, ग्रुपिंग बना लेती हैं अदर कंट्री के साथ, ज्वाइंटली वो टैरिफ इंपोज करती हैं, तो कस्टम यूनियन। ओके, नेक्स्ट करेंसी बोर्ड जुड़ा हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से। ओके, व्हाट आर द रीजंस ऑफ कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, तो दोनों ही हैं। नेक्स्ट वन, जस्ट वेट, चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द डोमिनेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50% ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो सर्विस सेक्टर है, और अप्रॉक्स 54% या 53% कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि मोर देन हाफ जो वर्क फोर्स है किसमें एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर। और 78 क्वेश्चंस में है कि कुछ टाइम में, मतलब जो मेन इकोनॉमी को, ठीक है, पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड में जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है विद स्टेबिलिटी, किसका हो रहा है? सर्विस सेक्टर का। चलिए नेक्स्ट है, टाइम पीरियड पूछ रहा है मैच्योरिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो 1960, क्योंकि 1966 में आया था।
और क्वेश्चन नंबर 80 है, ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड मेन विच फैक्टर मेनली डेट कंट्रीब्यूट फॉर आउटपुट ग्रोथ इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मेन क्या है, ग्रोथ इन ईल्ड। ठीक है, जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली साइटेड एज अनफिनिश्ड एजेंडा अंडर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अनफिनिश्ड यही है कि कोई रेगुलर वर्कर्स या उनके लिए कोई अभी तक, ठीक है, कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 82, द MSMEs assigned critical role या critical emphasizes in the Indian मैन्युफैक्चरिंग मेनली ड्यू टू, तो दोनों ही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आउटपुट भी प्रोवाइड कर रही है और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दूसरे तरीके से। व्हाट इज द टारगेट ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी अंडर करेंट इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, तो 4% ±2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग पॉलिसी फॉर रेट फॉर कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो MPC है, RBI की MPC पॉलिसी। और कितने मेंबर होते हैं, 6। नेक्स्ट, व्हाट इज द बजट फिजिकल डेफिसिट GDP, और पूछ लिया है कहाँ का, 2018-19 का पूछ लिया है, तो 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86th क्वेश्चन, while the poverty ratio has substantially declined in India since independence, the number of poor has largely remained stagnant। तो नंबर ऑफ पुअर पूछ रहा है, एक्चुअली नंबर ऑफ पुअर पूछ रहा है, तो 269 मिलियन नंबर ऑफ पुअर्स हैं अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी 2011 रिपोर्ट। पावर्टी 21.9% पावर्टी। ठीक है, तो 250 से 300 कैटेगरी करेक्ट जाएगा। कोविड-19 का इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों ही कम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर पूछ रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन तो यूरोप मेजर डेस्टिनेशन नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है, डिस्पाइट द लार्ज ट्रेड डेफिसिट इंडिया हैज बीन मैनेजिंग विद रिस्पॉन्सिबली कंफर्टेबल करेंट अकाउंट डेफिसिट। देखो CAD जो हमारा एक्सपोर्ट है, CAD यहाँ पे डेफिसिट में भी जाता है। डेफिसिट में होने के बावजूद, मतलब एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है, डेफिसिट में भी होने के बावजूद किस चीज़ ने हमें संभाल रखा है। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल है इन्होंने फिर भी संभाल रखा है, जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि जो गुड्स का इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं उससे तो डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कम से कम हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कुछ ना आमदन तो हो रही है, जिससे CAD घट रहा है। चलिए, व्हाट इज द मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट टू बूस्ट अप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है। कोरिलेशन एम क्या रहता है, दोनों ही। ठीक है, एंड दैट इज B and C। क्वेश्चन नंबर 92, इफ द वेरिएंस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इज 16, पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस। तो 16 का अंडर रूट 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अर्थमेटिक मीन। और सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व, सम ऑफ डेविएशन कितना होता है, 0। नेक्स्ट है, इन द इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx, तो जो b है वो क्या बता रहा है, स्लोप। 96 बता रहा है क्वेश्चन, दैट इज सैंपल टेक्निक्स इन विच ईच एंड एवरी यूनिट हैव इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। तो इक्वल चांस है तो वो क्या है, रैंडम। और क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स विल बी यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस फॉर कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग मोर देन 2। ठीक है, तो मोर देन 2 बता रहा है, सो दैट इज बोथ स्टूडेंट टी टेस्ट और F टेस्ट। 98 क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कौन सा है, रैंडम सैम्पलिंग। और 98 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है टोटल एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एरिया अंडर द कर्व इन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी, दैट इज ऑफ डेंसिटी फंक्शन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अंदर ही पूछ रहा है वैसे, इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, अ फैमिली ऑफ अ पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच हैव मीन इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, मीन भी 0, वेरिएंस भी 0, तो पॉइजन। तो इन 100 क्वेश्चंस में से
अब 100 में से हम ये तो नहीं कह सकते कि 100 के 100 सही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सही क्वेश्चन है। आप लोग एक बार जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उनको जो हायर एजुकेशन मानता है पंजाब का, वही हमें मानना पड़ेगा। तो कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं एक बार कमेंट करिएगा। और जो कट ऑफ है इतना लो भी नहीं जाने वाला, क्योंकि लेवल जो था वो थोड़ा सा अभी, क्योंकि ओपन एंडेड कुछ क्वेश्चन थे उनके तो आंसर तो आप बता ही नहीं सकते पहले से, लेकिन जो आंसर कीज आने के बाद ही पता लगेगा कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन, लेवल ऑफ आपका डिफिकल्टी क्या था, ठीक है। तो फिर भी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था ठीक था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक का था, कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे। कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं जरूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।